तो आज बात करते हैं कुलकर्णी परिवार की। एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जो शुरू हुई एक नए घर में जाने के बाद। ये एक ऐसी घटना है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। कहानी है कुलकर्णी परिवार की, यानी अशोक, उनकी पत्नी लता और उनकी बेटी वेदिका। हुआ यूं कि अशोक का सरकारी नौकरी में ट्रांसफर हो गया और पूरा परिवार एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर मुंबई आ पहुंचा। अब देखिए, मुंबई जैसे बड़े शहर में ऑफिस के पास घर मिल जाना, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात थी। और वो लोग अपने नए घर में आकर बहुत खुश भी थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। तो चलिए कहानी में और गहराई से उतरते हैं। जैसे ही कुलकर्णी परिवार अपने उस नए लेकिन काफी पुराने घर में रहना शुरू करता है, बस वहीं से अजीब और कह सकते हैं अनचाही घटनाओं का एक लंबा सिलसिला भी शुरू हो जाता है। तो होता यह है कि अपने कमरे की सफाई करते करते वेदिका की नज़र दीवार पर पड़े कुछ अजीब से लाल धब्बों पर जाती है। एक पल के लिए तो उसका दिल जोर से धड़कता है, लेकिन फिर वो खुद को ही समझा लेती है कि अरे शायद ये बस पेंट के निशान होंगे। पर असल में वो निशान उस घर में आने वाले खौफ की पहली दस्तक थे। घर में पहली रात, और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां से अलौकिक घटनाओं का दौर शुरू होता है। और सबसे पहले इसका सामना करती है वेदिका। आधी रात का वक्त था, करीब 1 बजे होंगे। घर में एकदम सन्नाटा। तभी वेदिका की नींद एक खौफनाक आवाज से टूटती है। एक ऐसी आवाज जैसे कोई अपने लंबे लंबे नाखूनों से उसके बिस्तर के नीचे की लकड़ी को बेरहमी से खरोच रहा हो। यहाँ कहानी में टेंशन एकदम अपने पीक पर पहुंच जाता है। वेदिका किसी तरह हिम्मत जुटाकर बिस्तर के नीचे झांकती है, पर वहां कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल खाली। वो सोचने लगती है कि शायद ये बस उसका वहम था। पर तभी जैसे ही वो खरोचने की आवाज बंद होती है, एक और उससे भी ज्यादा परेशान करने वाली आवाज आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई आधी रात को घर की छत पर पूरी ताकत से दौड़ लगा रहा हो। अब आधी रात में छत पर कौन हो सकता है? यही सवाल वेदिका के मन में खौफ पैदा कर देता है। क्या कोई चोर है? बस यही जानने के लिए वो डरते डरते अपने कमरे से बाहर निकलती है। किचन की तरफ वेदिका का वो सफर बहुत ही खौफनाक था। वो अंधेरे में टॉर्च जलाकर आगे बढ़ती है, और जैसे ही रसोई में पहुंचती है, उसकी आंखों के सामने उसकी माँ खड़ी दिखाई देती है। लेकिन पलक झपकते ही वो एक धुएं की तरह हवा में गायब हो जाती है। ये मंजर देखते ही वेदिका की चीख निकल जाती है। अब ये बात तो साफ हो जाती है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ वेदिका का वहम नहीं है, क्योंकि अगले ही दिन जब लता घर पर अकेली होती है तो कोई बार बार दरवाजे की घंटी बजाकर उन्हें परेशान करता है। पर मजे की बात यह है कि हर बार दरवाजे पर कोई नहीं होता। और फिर होता है लता के डर का असली सामना। जैसे ही वो दरवाजा अंदर से बंद करती हैं, वही बंद दरवाजा एक जोरदार झटके के साथ अपने आप खुल जाता है। इस घटना के बाद तो लता डर के मारे जैसे जम सी जाती हैं, और अब तक पूरा परिवार ये समझ चुका था कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जब घर में ऐसी ही डरावनी घटनाएं और बढ़ती जाती हैं, तो वेदिका हिम्मत करके अपनी एक दोस्त को सब कुछ बता देती है, और उसकी दोस्त ही उन्हें एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से कांटेक्ट करने की सलाह देती है। और यही कहानी में एंट्री होती है यश की, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। लेकिन यश कोई पारंपरिक तांत्रिक या ओझा नहीं है, नहीं। उसका तरीका एकदम मॉडर्न है। वो गैजेट्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आत्माओं से संपर्क करने की कोशिश करता है। यश की पहली जांच में सच कहूं तो कुछ भी हाथ नहीं लगता। उसके सारे मॉडर्न गैजेट्स एकदम खामोश रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे घर में मौजूद वो शक्ति जानबूझकर खुद को छिपा रही हो, या शायद उनके साथ खेल रही हो। लेकिन यश को अपनी गट फीलिंग पर पूरा यकीन था कि घर में कुछ तो है, कुछ ऐसा जो बहुत नेगेटिव है और खुद को सामने नहीं लाना चाहता। यश के जाने के ठीक अगली सुबह कुलकर्णी परिवार जब सोकर उठता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा का पूरा घर तहस नहस था, सारा सामान बिखरा हुआ, टूटा हुआ। ये उस अनदेखी शक्ति का एक सीधा और बहुत बड़ा हमला था। घबराया हुआ परिवार फौरन यश को वापस बुलाता है। यश वापस आता है, और इस बार वो खाली हाथ नहीं था। उसके पास जवाब थे। वो बताता है कि उसने पहली विजिट के बाद ही चुपके से पूरे घर में होस्ट हंटिंग कैमरे लगा दिए थे,
और उन कैमरों ने उस घर में दफन एक दर्दनाक अतीत का राज खोलकर रख दिया था। तो अब उस घर का वो दर्दनाक राज सामने आता है जो पिछले 15 सालों से उन दीवारों में कैद था। यश बताता है कि सालों पहले इसी घर में सतपाल नाम के एक आदमी अपनी बेटी माया के साथ रहते थे। माया की शादी तय हो चुकी थी, घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन एक तूफानी रात एक चोर घर में घुसता है और गहनों के लिए सतपाल की बेरहमी से हत्या कर देता है। अपनी आंखों के सामने पिता की मौत का सदमा माया बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो भी उसी घर में दुख से दम तोड़ देती है। तो यहाँ यश एक बहुत जरूरी बात साफ करता है। वो कहता है कि माया की आत्मा कोई बुरी शक्ति नहीं है, वो सिर्फ अपने उस घर को वापस पाने के लिए बेताब है। एक ऐसा घर जहां उसकी सबसे अच्छी और सबसे बुरी यादें एक साथ दफन हैं। तो ये कहानी किसी शैतानी ताकत की नहीं, बल्कि गहरे दुख, लगाव और अपने घर पर अधिकार की है। अब कहानी अपने अंतिम और सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। यश एक बार फिर माया की आत्मा से संपर्क साधता है, ये जानने के लिए कि वो आखिर चाहती क्या है। माया की आत्मा से बात करने के बाद यश परिवार के सामने एक कठोर और सीधी सच्चाई रखता है। वो कहता है, इस आत्मा को इस घर से निकालना नामुमकिन है, वो यहीं रहेगी। अगर किसी को यहाँ से जाना है तो वो आप लोग हैं। कुलकर्णी परिवार अब तक समझ चुका था कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे वो नहीं जीत सकते। अपनी और अपने परिवार की जान की सलामती को चुनते हुए वो लोग भारी मन से हमेशा के लिए उस घर को छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। और बस इस तरह उस घर को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है माया की अकेली और दुखी आत्मा के लिए, जो शायद आज भी वहां अपनी यादों के साथ अकेली रहती है। इस पूरी कहानी के बारे में कहा जाता है कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है और वो घर आज भी मुंबई में कहीं ना कहीं मौजूद है। ये बात मन में एक सिहरन सी पैदा करती है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है?